चला हेडिंग लिखा लो, उपसारणी लिखा हेडिंग, लिखो उसमें किसी सारणी के किसी अवयव से होकर जाने वाली, किसी सारणी के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को निकाल देने से जो सारणिक शेष प्राप्त होता है, हो गया, उस अवयव का उपसारणिक कहलाता है। उस अवयव का उपसारणिक कहलाता है। इसे कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। चलिए देखिए हेडिंग, अब ध्यान से समझना होता क्या है। पहले नियम समझो कि उपसारणी क्या होता है, ठीक है। तो हमने आपको परिभाषा अभी लिखा दिया है, किसका, उपसारणिक का ना। उपसारणिक होता क्या है, ठीक है। उपसारणिक का मतलब कि अभी हमने आपको परिभाषा लिखाया है कि अगर कोई भी, ध्यान से देखना परिभाषा को उसको, ठीक है। उसमें लिखा गया है कि किसी भी, अगर हम एक क्या लेते हैं, सारणी लेते हैं। अगर उस सारणी के एक पंक्ति को चाहे स्तंभ को क्या कर देने पर, बंद कर देने पर उसका जो अवयव मिलता है वही उसका क्या कहलाता है, उपसारणी कहलाता है। परिभाषा आपको यही लिखाई गई है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से, ठीक है। परिभाषा अभी समझ में नहीं आएगी, एग्जाम्पल देखिए। जैसे अगर हम आपको बताएं तो उपसारणी क्या है, जैसे एग्जाम्पल बताते हैं। हमने परिभाषा लिखा दिया है, आप उसी को ध्यान से देख लेंगे। उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। हम करेंगे क्या ना कि अपने तरफ से ना, मान लो पहले हम 2x2 का, कितने का, 2x2 का एक लेते हैं सारणी, ठीक है। कोई सारणी लेते हैं, कितने क्रॉस कितने का, 2x2 का। ध्यान से देखिए आप लोग, उपसारणी निकलेगा कैसे, ठीक है। कहा कि 4D में यही से सवाल आपका शुरू होगा। पहला सवाल में पूछा है कि कुछ सवाल दिया है, उसमें कह दिया है कि इसका उपसारणिक बताइए। तो जिस बच्चा को उपसारणिक आएगा उसी को सखंड आएगा, वरना समझ जाना कि कभी किसी को आएगा ही नहीं सखंड, क्योंकि उपसारणिक पर ही पूरा डिपेंडेंट है सखंड। देखिए तो हम 2x2 का ले रहे हैं, ठीक है। तो ले लेंगे कुछ भी, अब 2x2 का ले लीजिए। तो मान लीजिए कि हम लेते हैं 2, 4, 3 और मान लो 5 ले लिए, ठीक है। अब हमसे कह देगा सवाल में इसका उपसारणिक बताइए। क्या बताइए, उपसारणिक। अब क्या करेंगे भाई साहब, थोड़ा ध्यान दो। अब आपको बताया गया है कि ये वाला जो होता है इसकी तुलना हम करते हैं A11 से ना, और इसकी तुलना करते हैं किससे, A12 से। ऐसे ही तो आपको बताया गया था ना। A1 अब नीचे लिखते हैं तो A21 से और A22 से। ये बताता क्या है भाई साहब, पता होगा सबका। ये A11 आपको बताएगा कि क्या है, ये पहले पंक्ति का पहला स्तंभ है कि नहीं है। ये बताएगा A12 पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ है कि नहीं है। तो ध्यान दो, हमने परिभाषा आपको उपसारणिक। तो अब हम निकालेंगे क्या चीज भाई साहब, लिखेंगे इसका उपसारणिक, यानी कि यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे तो A11 होगा कि नहीं होगा। तो लिखेंगे A11 का उपसारणिक। क्या लिखेंगे, A11 का क्या निकालेंगे आप, उपसारणिक निकालेंगे। तो देखना ध्यान से निकलेगा कैसे। तो A11 का उपसारणिक लिखेंगे, चाहे लिख देंगे कितने का भाई साहब, 2 का उपसारणिक आप लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे आप लिख सकते हैं A11 का उपसारणिक ना। तो होगा क्या कि लिखेंगे A11 का उपसारणिक। अभी हमने क्या बताया है कि उपसारणिक में जिसको अब लेंगे उसके सामने वाली पंक्ति को और सामने वाले स्तंभ को बंद कर देने पर जो अवयव मिलता है वही उसका क्या कहलाता है, उपसारणिक कहलाता है। बताएं कि नहीं बताएं, यही परिभाषा आपको लिखाई गई है। उपसारणिक को शॉर्टकट में किससे लिखते हैं, यम से ना। अब देखो ये 1 का निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर करेंगे यम 1, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि पहले पंक्ति पहले स्तंभ का है। करेंगे क्या भाई साहब, ध्यान से देखिएगा। अब 2 का निकालना है ना,
तो इसके सामने वाले स्तंभ को और सामने वाली पंक्ति को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। क्या मिलेगा भाई साहब, तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, यानी ऊपर से ये और नीचे से ये, तो क्या बचा 5। तो इसका उपसारी क्या होगा, 5 होगा। समझ में आया। अब देखिए उसी तरह, अब देखिए उपसारिक निकालने के लिए ना इसके अंदर जितने अवयव होते हैं सबका निकाला जाता है। ये नहीं कि आप एक का निकाल देंगे तो काम खत्म हो गया ना, सबका निकालना पड़ेगा। तो अब निकालेंगे A12 का, तो A12 का क्या निकालेंगे, उपसारिक। तो इसको लिख सकते हैं शॉर्टकट में M12 है कि नहीं। जब M12 लिखेंगे तब क्या होगा, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, तो इसके सामने वाली पंक्ति को, पंक्ति को और सामने वाले स्तंभ को बंद कर देंगे, क्या बचेगा 3, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उपसारिक हो जाएगा। समझ आया। फिर उसी तरह किसका लिखेंगे भाई साहब, A21 का ना, A21 का उपसारिक बार बार मैं नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा A21। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसके सामने वाली पंक्ति को बंद कर देंगे और सामने वाले स्तंभ को, तो क्या बचेगा 4 बचेगा, यानी कि A12 का जो उपसारिक होगा वो क्या होगा 4 होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद अब किसका निकालेंगे भाई साहब, A22 का उपसारिक, क्या बचेगा M22 लिख देंगे ना, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखिए। तो A22 का निकाल रहे हैं ना, तो A22 का मतलब ये, तो इसके सामने वाली पंक्ति को और सामने वाले स्तंभ को बंद कर देंगे, क्या मिलेगा 2, तो इसका 2 क्या हो जाएगा उपसारिक। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 5, 3, 4 और क्या होगा 2 होगा। समझ में आया, उपसारिक निकालना है कि नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको लिखना चाहेंगे तो आप उपसारिक को लिख सकते हैं। A11 का मान कितना निकला है, 5 निकला है, तो यहाँ लिखेंगे उपसारिक, कौन सी उपसारिक। ठीक है, क्या लिख देंगे भाई साहब, A11 है ना, तो A11 का मान 5 निकला है, तो यहाँ लिख देंगे 5। फिर A12 का मान 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। A21 का मान 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। A22 का मान 2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, उपसारिक निकालना समझ में आया कि नहीं। अब ये 2x2 का था, ठीक, यानी कहने का मतलब उपसारिक का परिभाषा आपको यही लिखाया गया है कि, क्या लिखाया गया है, अगर कोई हम एक सारिक लेते हैं, उस सारिक के सामने वाले पंक्ति को और सामने वाले स्तंभ को बंद कर देते हैं, तो बंद करने के बाद उसमें जो आपका अवयव बचता है वही उसका क्या कहलाता है, उपसारिक कहलाता है। तो हमने क्या किया कि देखो कोई एग्जाम्पल, जैसे 2x2 का एक हमने क्या कर लिया सारिक लिया, इस सारिक में आपका 2, 4, 6, 3 मतलब मान लिए हैं बराबर, इसकी तुलना करेंगे तो A11, A12, A22, ठीक है, इतना समझ आया। अब हमने A11 का क्या किया, उपसारिक लिया, तो A11 का उपसारिक यानी कि उपसारिक को हमने बताया कि शॉर्टकट में M से लिखते हैं, तो M11 करेंगे। तो अब इसके सामने वाली पंक्ति को और सामने वाले स्तंभ को बंद कर देंगे, तो बचा 5, तो 5 इसका उपसारिक हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया। उसी तरह हमने 4 का निकाला, तो 4 के लिए A12 होगा, तो A12 कर देंगे, तो इसके सामने वाली स्तंभ को और पंक्ति को ऐसे बंद कर देंगे, तो बच जाएगा 3, यानी 3 हो गया। 2x2 का तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी तरह एक आपको समझाते हैं 3x3 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए 3x3 में जैसे एग्जाम्पल आपका होगा, 3x3 का हम क्या करते हैं, कोई 3x3 का सारिक लेंगे, सारिक लेंगे तब उसके बाद उसका उपसारिक निकालेंगे। समझ आया ना इतना। अब देखो लेते हैं 3x3 का, ठीक है। तो 3x3 का कुछ ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं 2, 4, 3, ठीक है, 2, 3, 1, 5, 3, 4, मान लो इसे हमने क्या कर लिया, कोई आपका सारिक ले लिया, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, उपसारिक निकालना है। दिख रहा है ना सबको, नहीं दिखेगा थोड़ा इधर उधर आप घूम लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका उपसारिक निकालेंगे तो क्या होगा, फिर अब इसकी जैसे यहाँ पर तुलना की है उसकी भी तुलना करेंगे। करेंगे क्या भाई साहब, यहाँ से अब ध्यान से देखो, पहला वाले को लिखेंगे A11, दूसरे वाले को A12, तीसरे वाले को A13, दूसरा वाला में चलेंगे तो करेंगे A21, A22, A23, तीसरा वाला में जाएंगे तो A31, A32, A33। ये आपका समझ में आ गया इतना। तुलना तो ऐसे ही करी जाती है ना, आपको अभी में भी बताया होगा, ठीक है। और मैं पहले ही बताया था जिसको अभी आएगा उसी को सारिक आएगा, वरना बहुत कम ही ऐसा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद करेंगे क्या, अब यहाँ पर जो आपका होगा पोजीशन की, अब फिर वैसे ही जैसे यहाँ पर हम लोग तुलना किए थे बंद करके, ठीक है, जैसे यहाँ पर तुलना किए थे वैसे भी वहाँ करेंगे, तो यहाँ भी वही लिखेंगे ए। अब इसकी तुलना 2 का करेंगे तो A11 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो लिखेंगे A11 का कौन सी उपसारिक,
यानी कोष्टक में m1 1 क्या होगा भाई साहब, यहाँ से देखिए तो इसका लेंगे ना, तो देखो ध्यान से, इसके सामने वाली पंक्ति को और सामने वाले स्तंभ को बंद कर देंगे तो क्या बचेगा, 3 1 3 4, यही बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अब करते क्या है ना, थोड़ा ध्यान देना, हम इसका डायरेक्ट गुणा कर देंगे। अब अभी मैं आपको पढ़ाया गया होगा, चाहे सारिक में इससे पहले आप पढ़े होंगे, क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो होगा क्या, देखिएगा ध्यान से, तो 3 का 4 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा माइनस 3 का 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, घटेगा कितना बचेगा, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यानी कि 2 का जो उप सारणिक होगा वो क्या होगा, 9 होगा। समझ में आया ना, समझ में आया। अरे सिंपल है भाई साहब, हमने A11 का उप सारणिक निकालना है। क्या करेंगे सवाल में, पहले वाले को बंद करेंगे तो इसके सामने वाली पंक्ति को बंद कर दिया और इसके सामने वाले स्तंभ को, ठीक है। जो बचा है इसका तिरिया गुणा कर देते हैं। तिरिया गुणा करने का मतलब इसका इसमें कर देंगे तो 3 चौके 12, इसका इसमें करेंगे ना तो 3 चौके 12 हो जाएगा, फिर माइनस लगाते हैं तो लग जाएगा माइनस, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, घटा देंगे कितना बच जाएगा 9, ठीक है। इसी तरह आपको निकालना होगा किसका, A22 का, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ पर A22 A12 लिखेंगे ना, का उप सारणिक यानी शॉर्टकट में AM12 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब वही काम करेंगे, इसके सामने वाली पंक्ति को और सामने वाले स्तंभ को बंद कर देंगे ना, तो बंद करेंगे तो बच जाएगा 2 5 1 4 ना, तो 4 का 2 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर कर देंगे माइनस, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 5 हो जाएगा, घटेगा कितना बच जाएगा जी 3 बच जाएगा, उसका उप सारणिक वो हो गया, ठीक है। अब देखिए उसी तरह किसका निकालेंगे, A13 का, तो उप सारणिक लिखेंगे, ब्रैकेट में हो जाएगा AM13, इसको आप लिख सकते हैं वरना इसी पर काम चला देंगे, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसके सामने वाली पंक्ति को सामने वाले स्तंभ को बंद कर देंगे तो 3 दूना के 6 माइनस 5 त्याई 15, घटेगा कितना बचेगा माइनस का 9 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ये हो गया। इसी तरह अब किसका निकालेंगे, A21 का, A21 का निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे A21 का उप सारणिक बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब यहाँ पर, तो अब A21 का, तो ध्यान से देखना, इसके सामने वाले स्तंभ को और सामने वाली पंक्ति को बंद करेंगे, यानी ये बंद होगा और ये बंद होगा ना, क्या बचेगा ना, यही ले रहे हैं ना, तो इसके सामने वाले स्तंभ को और सामने वाली पंक्ति को बंद कर देंगे तो बच जाएगा 4 3 3 4 ना, तो 4 का 4 में गुणा कर देंगे 4 चौके 16 माइनस तितली के 9, घटेगा कितना बच जाएगा जी 9 7 16 7 बचेगा ना। उसी तरह अब A22 का लेंगे तो A22 का उप सारणिक बराबर क्या हो जाएगा, अब ध्यान दो, इसके सामने वाले स्तंभ को सामने वाली पंक्ति को बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, तो इसका गुणा इसमें होगा तो 4 दूना के 8 माइनस हो जाएगा 5 त्याई 15, कितना बचेगा यहाँ से 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, लेकिन चिन्ह इस पर क्या लग जाएगा क्योंकि 15 आपका बड़ा है, ठीक है। फिर उसी तरह किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे A23 का, तो यहाँ लिखेंगे A23 का उप सारणिक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से सामने वाले स्तंभ को सामने वाली पंक्ति को बंद करेंगे तो 3 का गुणा कर देंगे 2 में तो 3 दूना के 6 और 5 का गुणा कर देंगे 4 में तो 5 चौके 20, कितना बचेगा यहाँ से माइनस का 14, बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। उसी तरह किसका निकालेंगे A31 का, तो A31 करेंगे भाई साहब का उप सारणिक हो जाएगा बराबर में, तो इसके सामने वाली पंक्ति को सामने वाले स्तंभ को बंद कर देंगे तो ये 4 3 3 1 बचेगा, 4 का 3 में गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा और माइनस का 3 का गुणा कर देंगे 9 हो जाएगा, घटेगा कितना बचेगा -5 बचेगा, समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। उसी तरह किसका करेंगे A32 का, तो A32 लिखेंगे, इसका उप सारणिक बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब यहाँ से, अब इसके सामने वाली पंक्ति को सामने वाले स्तंभ को बंद कर देंगे तो इसका इधर से 2 3 2 और 1 बचा, बचा कि नहीं बचा, तो इसका 2 में गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा और माइनस 2 का 3 में कर देंगे तो घटेगा कितना बचेगा माइनस का 4 बच जाएगा, है कि नहीं, ठीक। फिर इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट आपका बचा A33 का उप सारणिक बराबर में, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसके सामने वाले स्तंभ को सामने वाले पंक्ति को सबको क्या कर देंगे बंद कर देंगे तो बच जाएगा 2 का 3 में गुणा कर देंगे 3 दूना के 6 माइनस का 2 का 4 में कर देंगे माइनस का 8 हो जाएगा, कितना बच जाएगा आपका ये माइनस का 2, इतना ही करके छोड़ देंगे तो आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको उप सारणिक में मान लीजिए लिखने का मन करेगा तो आप लिख देंगे उप सारणिक यानी कि यम बराबर में,
अब जिसका मान निकला है सबका लिख दो, क्योंकि पहले यही तो लिखा जाता है ना। तो A11 का मान कितना निकला है, 9 निकला है, 9 हो जाएगा। ठीक, A12 का मान 3, A13 का मान -9, फिर इसके बाद मैं ये गलत लिख दिया ना, A21 रहेगा, ठीक है, इसको A21 कर लेना। तो A21 का मान कितना है, 7 है, A22 का मान -7 है, फिर A23 का -14, फिर इसके बाद A31 का -5, A32 का -4, A33 का -2, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? उप सारणी यही होता है। अभी तो ये उप सारणिक है, इसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, सखंड निकालना पड़ेगा। तो सखंड निकालने के लिए उप सारणिक पता रहेगा तो अभी सखंड निकलेगा। बस सखंड में पता है क्या हो जाता है, कुछ नहीं, आगे जो करता है ना कि अब जो ये हम लिए ना यहाँ पे A11, तो सखंड में पता है -1 के ऊपर